फिर अचानक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए अरेंद्र ने सायरा की तरफ चलना शुरू किया और तेज आवाज में कहा, सायरा, चरक गुरु, वाह, जाते जाते आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। सायरा और चरक गुरु ने हॉल में आते ही तीनों लीडर्स को देख लिया था, लेकिन वो इस वक्त अरेंद्र से ज्यादा अपने मेहमान में दिलचस्पी ले रहे थे। तभी अचानक ध्रुव अरेंद्र की आवाज सुनकर घबरा गया और वहीं हॉल में रुक गया। उसके रुकने पर सायरा ने चैन की सांस ली और अरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा, हम बस हमारे खास मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आ रहे थे। सायरा और बाकियों को रुकते देख अबराल भी हंसते हुए उसके पास आए और नीलामी घर के खास मेहमान की तरफ देखते हुए उन्होंने शक की निगाहों से कहा, आपके ये खास मेहमान क्या मैसूडोरिया में ही रहते हैं? क्योंकि जितना मुझे ध्यान है, मैं पिछले बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ आज तक नहीं देखा। अबराल के सवाल पर चरक गुरु ने कहा, अबराल जी, ये जनाब दरबार नीलामी घर के खास मेहमान हैं। इतना कहकर चरक गुरु ने अबराल आमिश को इशारा कर दिया था कि वो उनसे ज्यादा सवाल ना करे, और अबराल चरक गुरु के चेहरे से इस बात को समझ भी गए थे। उन्होंने मन में सोचा, आखिर कौन है ये आदमी जिसके लिए चरक गुरु मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अबराल की बात का जवाब सुनकर अरेंद्र ने अपना सवाल अपने मन में ही रखा। इस काले कपड़े से ढके हुए आदमी को देखने की इच्छा तो अरेंद्र की मन में थी, लेकिन उसे लगा शायद इसका ओहदा कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसलिए वो चुपचाप मुस्कुराते रहे। तभी अचानक उस खास मेहमान ने अरेंद्र से कहा, आप शौर्य दल के लीडर अरेंद्र है ना? उस बूढ़ी आवाज को सुनकर अरेंद्र चौंक गए कि आखिर ये खास मेहमान उन्हें कैसे जानता था। तभी उस हकीम ने अपनी बात आगे कही, मैंने सुना है कि आपका बेटा अमृतधारा की मदद से 9 सितारों तक पहुंच गया। ये सचमुच ताज्जुब की बात है। अपने बेटे की बढ़ाई सुनकर अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए हकीम से कहा, मेरे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है। अरेंद्र की बात सुनकर उस हकीम ने जवाब में कहा, किस्मत ताकत का ही एक हिस्सा होती है। अगर फिर कभी हो पाया तो मैं आपके बेटे से जरूर मिलना चाहूंगा। कौन जानता, शायद वो भी हकीम बनने के काबिल हो। अरेंद्र इस बात को समझ नहीं पाए थे, लेकिन इस बात का मतलब पूछकर वो उस खास मेहमान का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर, अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं आपको अपने बेटे से जरूर मिलवाऊंगा। इतने में हकीम ने सायरा की ओर देखते हुए कहा, मुझे दरवाजे तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे काम है, आप लोग अपनी बातचीत जारी रखिए। ये कहकर वो हकीम मतलब कि ध्रुव उस जगह से चलता बना। उसने सायरा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। हकीम के जाने के बाद अरेंद्र ने सायरा और चरक गुरु की तरफ देखा। उनकी आंखों में जलन साफ समझ आ रही थी। तभी सायरा ने अरेंद्र से एक सवाल किया, अरेंद्र जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? इस बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो, बल्कि मैं तो इनसे पहली बार मिला हूं। यह सुनकर मन ही मन वहां खड़े लोगों ने सोचा कि सच में शौर्य परिवार किस्मत वाले थे। तभी चरक गुरु ने अबराल के हाथों में अमृतधारा की बोतलों को देखते हुए कहा, यह अमृतधारा इन्होंने ही बनाई है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। क्या इतनी बेशकीमती अमृतधारा सच में उस अनजान हकीम ने बनाई थी? लेकिन फिर अरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि वो खास मेहमान इतना बड़ा हकीम भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर नीलामी घर से बाहर आने के बाद ध्रुव कुछ देर तक सड़कों पर घूमता रहा। फिर जैसे ही उसने देखा कि उसके आसपास की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, तो वो तुरंत पास की उसी झुग्गी में गया जहां उसने अपने कपड़े बदलकर हकीम का हुलिया अपनाया था। झुग्गी में काले कपड़े उतारते ही ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, आचार्य, आप तो मुझे मरवा ही देते, आपको क्या जरूरत थी पिताजी से बात करने की? ये सुनकर विदुर ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, मैंने वहां जो कुछ किया सोच समझ कर किया था। और सच बताओ, हकीम के भेष में पिताजी से बात करने की इच्छा तो तुम्हारी भी हो रही थी, मैं जानता हूं। ध्रुव ने विदुर की बात सुनकर यह सोचा कि उसकी बात में दम तो था। फिर अपने झोले में से करिश्माई पाउडर का सारा सामान निकालते हुए ध्रुव ने अपनी जेबों में भर लिया। इसके बाद वो झुग्गी से निकलकर छुपते छुपाते वापस अपने घर चला गया। करिश्माई पाउडर बनाने का सारा सामान, यानी कि 50 साल पुराने 4 नीले गुलाब, सांप के जहर वाले 2 फल, 20 साल पुरानी आयुर्वेदिक धूप का एक गुच्छा और एक जल मूल शक्ति का जादुई पत्थर इस वक्त उसके सामने रखा हुआ था।
सारे सामान को एक बार फिर ध्यान से देखकर ध्रुव ने अपनी अंगूठी में देखते हुए कहा, आचार्य, आपने जो भी मांगा था वो सब हमारे पास है। क्या अब हम करिश्माई पाउडर बनाना शुरू कर सकते हैं? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने उसकी बेसब्री को दूर करने के लिए कहा, तुम इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि ये सारा सामान उड़कर खिड़की से भाग जाएगा। अभी समय है, और इतना तो तुम भी जान गए हो कि कोई चीज बनाने के लिए मुझे ध्यान में जाना पड़ता है। अभी कोई भी कभी भी हमारे कमरे में आ सकता है। किसी के आने से वो ध्यान टूट जाता है, और अगर गलती से भी किसी को मेरे बारे में पता चला तो कभी सोचा भी है क्या होगा? इसलिए मेरी बात मानो, हमें रात का इंतजार करना चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।